हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th हिंदी व्याकरण से ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन हैं वो आपके टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला जो है कि बहुविकल्पी में जो प्रश्न आता है, बहुविकल्पी के प्रश्न होंगे और मुहावरा होगा जिसे लोकोक्तियाँ भी कहते हैं, ठीक है। और आपका शब्द युग्म भी है। और एक चीज़ है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी जो अनेक एक वाक्य होगा और उसका एक शब्द होगा, उसको भी देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बस केवल एक एक नंबर के होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका कोई भी बता नहीं सकता कि बस केवल यही प्रश्न ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम एक आइडिया के थ्रू एक पिछले साल के भी जो क्वेश्चन हाईलाइट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ अपने तजुर्बे से हम इस क्वेश्चन को लेके आते हैं, बताते हैं कि यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वरना ये भी नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता, वो तो एग्जामिनर के हाथ में होता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहा आपके सामने कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। यानी ये देखिए, ये इसी तरह का बहुविकल्पी प्रश्न होता है, ठीक है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है। तो आइए हम देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन होगा और चार ऑप्शन आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको मिलेगा। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है। क्या कुछ अबीती या कुछ जग बीती, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, ये आत्मकथा है। या यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन कि मेरी जीवन प्रवाह, या ये है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि मेरी असफलताएं। चौथा है आपका है कि अपनी खबर, ठीक है। तो इसी तरह का आपका जो कि चार ऑप्शन होगा और इसमें से आपका एक सही होगा। तो इसमें आपका जो सही है वो है आपका तीसरा ऑप्शन कि मेरी असफलताएं, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए है कि तट की खोज। तट की खोज एक रचना है, ठीक है। यानी कि तट की खोज रचना है, किसकी है वो देखते हैं, किस कवि या लेखक किसकी है, ठीक है। तो ये रहा आपका चार ऑप्शन। चार ऑप्शन ये है आपका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ है कि राय कृष्ण दास जी की रचना है, या सरदार पुर सिंह की है, या हरिशंकर परसाई की है, या मोहन राकेश जी की है, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राय कृष्ण दास जी की, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आवारा मसीहा, ठीक, ये आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, ठीक है। तो किस विधा की है तो चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपका, ठीक है। कि पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा है नाटक, चौथा है जीवनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जीवनी, ठीक है। जीवनी ही हमारा मसीहा की गद्य विधा की रचना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको देखना है कि माधुरी पत्रिका किस युग की संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने होगा इस तरह का चार ऑप्शन, ठीक। कि शुक्ल युग से, या शुक्लोत्तर युग से, या द्विवेदी युग से, या भारतेंद्र युग से, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग से, ठीक। द्विवेदी युग से ही माधुरी पत्रिका की मतलब संबंधित है, ठीक। इसी युग से संबंधित है माधुरी पत्रिका, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निसहाय हिंदू रचना है, ठीक। निसहाय हिंदू रचना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए किसकी रचना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका चार ऑप्शन है, ठीक। ये रहा आपका चार ऑप्शन। पहला है राधा कृष्ण दास,
दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है श्रीनिवास दास, चौथा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि राधा कृष्ण दास जी की, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन यहाँ रहा, सामने देखिए कि संस्मरण है या रेखा चित्र है या जीवनी है या आत्मकथा है। तो आत्मकथा ही है। ठीक, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं, तो कौन है। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका चार ऑप्शन। हर प्रश्न इसी तरह होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और उसका जो है कि इस तरह आपका चार ऑप्शन होगा, एक सही आंसर होगा। तो पहला है जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा है मनमोहन मदन मोहन मालवीय, ठीक ये, या तीसरा है श्याम सुंदर दास जी हैं, या चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हमारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ठीक है, हमारा मसीहा जो है इसकी रचना किसने की है। ठीक, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे चार ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये देखिए कि चार ऑप्शन आपका। ठीक, तो चौथा ऑप्शन मतलब ये चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, राम वृक्ष बेनीपुर, या रांगेय राघव जी, या विष्णु प्रभाकर जी, या चौथा जो है कि राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के रचनाकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यानी नौवां क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक, इसको भी देखते हैं कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन आपका चार ऑप्शन यहाँ पे रहा, तो देख लीजिए किस विधा की रचना है आपका, जीवनी साहित्य या कहानी या डायरी या आत्मकथा। तो यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि आत्मकथा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है। ठीक है, इसका भी चार ऑप्शन यहाँ पे आपका है, तो उपन्यास है, नाटक है, या एकांकी है, या कहानी है। तो ये आपका नाटक है। ठीक, ये आपका नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका चार ऑप्शन यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शन है कि महादेवी वर्मा जी, या सरदार पुर सिंह, या जो कि आपका तीसरा है सिया राम शरण गुप्त जी, या चौथा अज्ञे। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो बाल भट्ट की द्वारा जो संपादित पत्रिका वो कौन सी है। तो चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे है कि कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ठीक, या विशाल भारत, या साहित्य संदेश। तो सही ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कौन सी पत्रिका है, आइए देखते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन आपका यहाँ पे रहा, तो आपका सरस्वती हो गया, या धर्मयुग हो गया, तीसरा मर्यादा हो गया, या चौथा आपका हंस हो गया। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मर्यादा। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही यानी यही प्रश्न सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि ये आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे रहा चार ऑप्शन, देखिए कि उपन्यास है, या फिर आपका नाटक है, या फिर आत्मकथा है, या डायरी है। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही सही होगा, वो सही होगा आपका उपन्यास। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रहा कि जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं। देखिए ये बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसका देखिए आपका आंसर क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने रहा, यहाँ पे देख लीजिए। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे आप देखिए, यानी पहला कुटज, दूसरा आपका ध्रुव स्वामिनी, तीसरा आत्मनियत, ठीक है, चौथा आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें आपका जो सही होगा वो आपका ध्रुव स्वामिनी होगा, ठीक है। ये बार बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 16वां यानी कि दीपदान नामक रचना है, ठीक। दीपदान नामक रचना है, किसकी रचना है वो देखिए ऑप्शन में, ठीक है। क्या रचना है यहाँ का देखिए, ये आपका क्या है। पहला ऑप्शन जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, नाटक है, भेंटवार्ता है, या लघु कथा, या एकांकी है। तो सही ऑप्शन आपका एकांकी सही होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि चिंतामणि के रचनाकार हैं कौन है। चार ऑप्शन आपका जरूर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि श्याम सुंदर दास जी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद जी, और चौथा ऑप्शन है आपका गुलाब राय। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुर, तीसरा वासुदेव सरल अग्रवाल, या चौथा अज्ञे। तो तीसरा जो है कि आपका सही होगा, वासुदेव सरल अग्रवाल जी, ठीक। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो कौन इस निबंध के लेखक हैं। तो आइए ऑप्शन फोर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन फोर रहा आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या राजेंद्र यादव जी, या महादेवी वर्मा जी, या गुलाब राय जी। चार ऑप्शन है, इसमें से एक लोग ही सही हैं। तो वो जो सही हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अशोक के फूल के निबंधकार यानी निबंध के लेखक यही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका रहा कि डायरी विधा के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपका ये रहा कि पहला ऑप्शन है कि शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा है जो आपका राहुल सांस्कृत्यायन, या तीसरा आपका जो है कि सदल मिश्र जी, या कि चौथा है आपका पूर्ण सिंह, ठीक है। तो इसमें से सही जो होगा शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये सही हैं, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि बेईमान की परत के रचनाकार हैं। बेईमान के परत के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन चार देखिए, चार ऑप्शन आपका यहाँ पे रहा, ठीक। चार ऑप्शन ये है, पहला कि कन्हैया लाल प्रभाकर, दूसरा हरिशंकर परसाई, ठीक है, तीसरा मोहन राकेश, चौथा है रामवृक्ष बेनीपुर। तो आपका जो है कि दूसरा सही होगा, हरिशंकर परसाई, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। तो क्या था वो देखिए, ऑप्शन चार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन छायावादी युग, या दूसरा ऑप्शन द्विवेदी युग, या तीसरा ऑप्शन छायोत्तर युग, या चौथा ऑप्शन है आपका भारतेंद्र युग, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक, भारतेंद्र युग वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत की एकता, ठीक, ये कोई कहानी है, भारत की एकता
के लेखक कौन हैं? ठीक, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद आपका 2022 एग्जाम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है कि आपका हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, इस तरह जो आपका ऑप्शन है। ठीक, तो पहला हरिशंकर प्रसाई, दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, या तीसरा प्रो जी सुंदर रेड्डी, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ से आपका अग्रवाल जी का सही होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये ऐसे मतलब लेखक थे जो राष्ट्रीय कहानियाँ मतलब नेशनल जो देश के ऊपर ही लिखते थे ये कहानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, गोदान के रचनाकार कौन हैं? गोदान के रचनाकार कौन है? तो आइए इन्हें देखते हैं कि कौन कौन है। तो चार ऑप्शन आपका यहाँ पे रहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है कि जयशंकर प्रसाद जी, या फिर दूसरा ऑप्शन जैनेन्द्र, या तीसरा मुंशी प्रेमचंद, या चौथा है अमृतलाल नागर जी। ठीक, तो ये चौथा आपका सही होगा। ठीक है, अमृतलाल नागर जी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो कौन लेखक हैं? ऑप्शन 4। ठीक, ये रहा आपका ऑप्शन 4। ठीक, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, या दूसरा आपका संपूर्णानंद जी, या तीसरा है मोहन राकेश जी, या चौथा है राय कृष्ण दास जी। तो आपका आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, संपूर्णानंद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो कौन लेखक हैं? ऑप्शन हमें 4 चाहिए, ऑप्शन 4, क्योंकि भाई देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है तो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक, तो आपका पहला और दूसरा तीसरा, ये रहा आपका चौथा ऑप्शन। ठीक, पहला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, तीसरा है आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, या फिर चौथा है प्रताप नारायण मिश्र जी। दूसरा ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपकी, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कला और संस्कृत के लेखक हैं। तो कौन है? हम देखते हैं ऑप्शन में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, या चौथा है विद्यानिवास मिश्र जी। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन है भैया? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। तो पहला ऑप्शन जो है आपका श्याम सुंदर दास जी हैं, या दूसरा ऑप्शन नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं, या तीसरा ऑप्शन बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, या चौथा है रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन तीसरा ही होगा, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निंदा रस की रचनाकार कौन है? ठीक, तो निंदा रस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 4 में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन रहा आपका जैनेन्द्र कुमार जी, दूसरा ऑप्शन रहा हरिशंकर परसाई जी, तीसरा ऑप्शन रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, चौथा ऑप्शन रहा आपका मोहन राकेश जी। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हरिशंकर प्रसाई जी। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कि कालिदास जी के लालित्य योजना के लेखक हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन 4 में देखा जाता है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपका रहा भाई। पहला है आपका हरिशंकर परसाई, दूसरा है आपका मोहन राकेश, तीसरा है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद, और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक, चलिए ये तो रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, देखिए 30 प्रश्न आपको मैं बताया हूँ, लेके आया हूँ। इसमें ज़रूर से ज़रूर आपका क्वेश्चन फंस सकता है, यानी आ सकता है। ठीक है,
क्योंकि ये सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आए हुए भी प्रश्न थे। तो इसलिए मैं जो है कि इन सभी क्वेश्चन को छाँट कर लिख कर तब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं हम। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी अब तक तो हम वो विकल्पी प्रश्न देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम शब्द युग्म देखेंगे, जो ये भी एक देखिए फिक्स फिक्स टॉपिक है ये। ठीक, एक एक नंबर का आता है या फिर आधा नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर देखिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी में पास हो जाएंगे, लेकिन आपका परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसलिए आपका ये प्रश्न एक नंबर का ही होता है। ठीक, तो ये आपका शब्द युग्म है। तो देखते हैं कि शब्द युग्म कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका, ठीक है, इस तरह का आएगा आपका। तो प्रश्न में ये होगा कि श्रवण और श्रम ये दोनों दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इसका सही शब्द युग्म क्या होगा? तो ऑप्शन आपका इसमें भी 4 ऑप्शन रहेगा। तो देखिए जैसे है कि पाप और पुण्य, ठीक, दूसरा है सज्जन और दुर्जन, ठीक, तीसरा है कान और भिक्षु, ठीक, और चौथा है सामन और परिश्रमी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कान और भिक्षु। ठीक, ये सही शब्द युग्म है। ठीक है, देखिए अगला हम देखते हैं अगले में कैसा है। ठीक, तो अगला ये आपका है कि वसन और व्यसन। ठीक, ये शब्द युग्म है, लेकिन अब इसका सही विकल्प सही क्या होगा? तो ये आपका 4 ऑप्शन रहा। ठीक, 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि विवश और व्याकुल, ठीक, ये हो गया। दूसरा है वस्त्र और आदत, ये हो गया। तीसरा है आपका है कवच और भोजन। तो चौथा है आपका विस्तार और अवधि। तो आपका इसमें सही सा कौन होगा? ठीक, इसमें आपका वस्त्र और आदत सही होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। ठीक है, चलिए अब हम अगले शब्द युग्म की तरफ चलते हैं। तो अगला शब्द युग्म ये है आपका कि अंश और अंशु। ठीक, ये आपका है। ठीक, तो इसके ऑप्शन में देखते हैं कि देखिए क्या सही होता है। तो ऑप्शन आपका ये है, पहला ऑप्शन कि भाग्य और सूर्य, ठीक, दूसरा है सूर्य और भाग, ठीक, तीसरा है भाग और किरण, ठीक, चौथा है भाग और वरुण। तो देखिए भाग भाग चारों में है, यानी एक तो भाग होगा ही होगा, और अंशु मतलब एक क्या होगा? किरण होगा। ठीक, तो भाग और किरण किस ऑप्शन में है वो देखेंगे। तो आपका तीसरे ऑप्शन में है भाग्य और किरण। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, यानी कि शब्द युग्म क्या है भैया? बात और वात। ठीक, ये आपका अगला है। तो बात और वात में ऑप्शन हम 4 देखेंगे भैया कि क्या है। ठीक है, बात और वात में क्या सही है? तो इसमें आपको देखना है कि बात और वात, ठीक, देखिए बस केवल ब और व का अंतर है। ठीक है, और इसमें सब सेम ही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला जो है आपका बातें और हवा, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है रोग और दवा, ठीक, और तीसरा है वायु और विकार, ठीक, चौथा है विचार और शिकार। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होता है शब्द युग्म। ठीक, तो इसमें आपका पहला सही होगा, बात यानी बातें और हवा, बात मतलब हवा यानी, ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बातें और हवा। ठीक है, चलिए अगले शब्द युग्म की तरफ हम चलते हैं। ठीक, अगले शब्द युग्म की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला शब्द युग्म है द्रव और द्रव्य। ठीक, तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो इसमें कौन सा सही होगा? बिल्कुल आप सही बताइए अपने मन से। ठीक, तो इसमें बिल्कुल सही मतलब पहला ऑप्शन में तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, ठीक,
और दान और दातार और दवा और दया। ठीक, तो इसमें पहला सही ऑप्शन होगा। ठीक, तरल पदार्थ और धन। ठीक, चला अगले शब्द युग्म की तरफ हम चलते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे रहा आपका अगला शब्द युग्म। अगला शब्द युग्म है अभय और उभय। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कि निडर और दोनों, भयरहित और निडर, निर्भय और कायर, अभयुक्त और अन्य। ठीक, तो इसमें आपका पहला सही होगा, निडर और दोनों। ठीक है, और चलिए अगले शब्द युग्म की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये रहा आपका अम्बुद और अम्बुद। ठीक है, तो ऑप्शन में आए देखिए एक तरफ का ये पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द होता है ये। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है कमल और बादल। ठीक, और जल और कमल। तीसरा है बादल और समुद्र। ठीक, चौथा है समुद्र और कमल। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बादल, कमल और बादल। ठीक, ये आपका सही होगा। ठीक है, ये रहा आपका शब्द युग्म। ठीक, इस तरह का शब्द युग्म आएगा और एक एक नंबर का होगा। ठीक है, चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक, तो अगला प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखो। ठीक है, तो आपको अब सही शब्द आपको बताना होगा। एक वाक्य दिया रहेगा और ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सही बताना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जिसका ज्ञान कम हो उसे हम क्या कहते हैं, एक ही शब्द में। तो देखिए ऑप्शन आपका 4 है। ठीक, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनजान, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा है अल्पज्ञ, चौथा है अक्षम। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा, सही ऑप्शन अल्पज्ञ होगा। जो कम जानता हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे है देखिए कि साक्षर कहते हैं, या उसे गुरु कहते हैं, या विद्यार्थी, या अज्ञेय। तो सही शब्द में बताया जाए तो वह साक्षर कहलाता है, जो पढ़ना लिखना जानता है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है जो कम खाता है, कम कौन खाता है, उसको एक शब्द में बताइए कि कम कौन खाता है। भाई आज के समय में तो कोई कम नहीं खाता। तो देखिए जो कम खाता है उसे हम क्या कहते हैं, बुभुक्षित, या दूसरा ऑप्शन मितभोजी, या तीसरा ऑप्शन अज्ञेय, या चौथा ऑप्शन है सर्वग्राही। सर्वग्राही तो मतलब सब खाता है, तो ये भाई कम खाने वाला होगा नहीं। अज्ञेय मानी जो कुछ भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इस दो ऑप्शन में से है। ठीक, भोजी यानी खाने वाला, मित मतलब थोड़ा, जो कम खाता है उसे हम मित भोजी कहते हैं। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे रहा कि जिसे हम काट ना सकें, जिसको हम काट ही ना पाए उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका है कि अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है कि कठोर, तीसरा ऑप्शन है अकाट्य, चौथा है सर्वाग्नि। तो यानी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, अकाट्य। जिसे हम काट ना सकें उसे हम अकाट्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वन में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, मित्र बता दीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, जो वन में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। इस प्रश्न का शब्द तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, देखिए इसी तरह का आता है आपका सही शब्द में एक शब्द जो एक एक नंबर का ही होता है। ठीक है, बहुत दुख भरी कहानी है कि ये एक नंबर का ही होता है। ठीक, कम से कम 2 नंबर का होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम समय में हो जाता है। ठीक, इसलिए 1 नंबर का है ये।
और आधा नंबर का भी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका कि वन में रहने वाले को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 4, वनराज कहते हैं, या जठराग्नि कहते हैं, या वनवासी कहते हैं, या अज्ञे कहते हैं। सिंपल सी बात, जो वन में वास करेगा उसे हम वनवासी कहेंगे। तो इसका मतलब हो गया वन में रहने वाले को हम वनवासी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक शब्द। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगले प्रश्न क्या है। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है उससे। ठीक, देखिए भाई, अब आ गया आपका मुहावरा या लोकोक्तियाँ जिसे आप कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरा और लोकोक्तियों में सही अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसी तरह का आपका प्रश्न आता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, आपको मुहावरा दे देगा और उसका अर्थ लिखना होगा, साथ में आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो आप किस तरह करेंगे आगे हम प्रश्न में देखेंगे, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले मुहावरे को। तो पहला मुहावरा आपका क्या है कि दाल में काला होना। ठीक है, दाल में काला होना का क्या अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होगा आपका संदेह होना। ठीक, संदेह होना ही आपका दाल में काला होता है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो वाक्य में प्रयोग आप किस तरह करेंगे? देखिए, वाक्य में प्रयोग आप इस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे देखिए वाक्य में प्रयोग है किस तरह का हम लिख के लाए हैं वाक्य में प्रयोग कि भर्ती परीक्षा में सरकार को भी मानना पड़ा कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, ये इस तरह का वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग यानी अर्थ निकलना ही चाहिए कि दाल में कुछ काला है। ठीक, इस तरह का आपको मिलता है मुहावरा करने को। ठीक है, चलिए अब अगला मुहावरा देखते हैं कि अगला मुहावरा जो है कि उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना ये आपका वाक्य प्रयोग है। अर्थ इसका क्या होगा? अर्थ आपके सामने है कि परंपरा के विपरीत कार्य करना। ठीक है, यही है उल्टी गंगा बहना। मान लीजिए कोई भी मतलब गांव में कुछ होता है जैसे, तो सभी लोग परंपरा के हिसाब करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम इस परंपरा को नहीं मानते, तो उल्टी गंगा में बहने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मतलब इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहना। ठीक, यानी परंपरा के विपरीत करना। ठीक है, चलिए वाक्य में प्रयोग क्या होगा? वाक्य में प्रयोग ये होगा कि चाचा को आदेश देकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो। ठीक, इस तरह का भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और अगला वाक्य प्रयोग हम देखते हैं कि घोड़े बेचकर सोना होगा। ये घोड़े बेचकर सोना। ठीक, ये आपका वाक्य प्रयोग है। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ यही होगा कि गहरी नींद में सोना। ठीक है, गहरी नींद में सोना, घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है और इसका अर्थ है कि गहरी नींद में सोना। ठीक, तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा उसका ये देखते हैं हम। वाक्य में प्रयोग ये रहा आपका, देखिए वाक्य में प्रयोग, परीक्षा के दिनों में भी राम घोड़े बेचकर सोता है। ठीक है, राम भैया को परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है, वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो इसलिए उन्हें कहते हैं घोड़े बेचकर सो रहे हैं। ठीक, चलिए हम अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला मुहावरा है आपका कि पानी पानी होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ यही होगा कि लज्जित होना। ठीक है, पानी पानी होना, शर्म में खो जाना या लज्जित होना। ठीक है, इस तरह का अर्थ है। और वो हम वाक्य में प्रयोग ये रहा आपका, राम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया, यानी राम जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए अगला मुहावरा है। अगला मुहावरा ये है कि आँखों का तारा होना। ठीक, आँखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ आपका ये होगा कि अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, अत्यधिक प्रिय होना ही आँखों का तारा होना कहते हैं। ठीक है, इस तरह का मुहावरा है और ये अर्थ है आपका। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं वाक्य में प्रयोग।
वाक्य में प्रयोग ये रहा कि राम मेरी आंखों का तारा है, यानी कि राम मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, तो यही है आपका मुहावरा लोकोक्तियाँ। देखिए, ये सभी प्रश्न ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और कम नंबर के होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका परसेंटेज बनाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं यही आएगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि इसी तरह का आता है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसी तरह का आता है। लेकिन यही प्रश्न आए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एग्जामिनर के हाथ में है, क्या दे दे क्या कह दे उसके मन में है। ठीक, तो बस आपको इस आइडिया, मेरा बताने का ये तरीका है कि इस तरीक़े को आप फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।